Structure and function of the cell. The fundamental unit of life is cell, since virtually all tissues and any organized activity can be equated to the cellular level, though no typical and generalized cell exists. The fundamental unit of life is cell, since virtually all tissues and any organized activity can be equated to the cellular level. Though no typical or generalized cell exists, it is convenient to create one to serve as a conceptual model within which most cells function can be incorporated. Most cells in human being have diameter of most cells का diameter equals to diameter equals 10 से 20 माइक्रोमीटर, 10 से 20 माइक्रोन. मोस्ट ऑफ द सेल्स का डायमीटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग 10 से 20 माइक्रोन, 2 से 120 माइक्रोन तक जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली 10 से 20 माइक्रोन तक होते हैं. द थ्री प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल आर. सेल का 3 मेन या प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स है. सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और उसके अंदर का क्रोमोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है और उसकी ऑर्गेनेल्स है. सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का न्यूक्लियस, उसके अंदर के क्रोमोसोम्स, ये साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनेल्स. The clear fluid portion of the cytoplasm in which the particles are dispersed is called as cytosol. Cytoplasm minus cell organelles is cytosol. Cell membrane, plasma membrane, unit membrane. इसकी थिकनेस होती है 70 से 100 एंगस्ट्रॉम, 7 से 10 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर. इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से आया है. इसका स्ट्रक्चर देते हैं, मतलब जनरली ऑल मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड molecules in which proteins are embedded. Double layer of lipid molecules in which proteins are embedded. The lipid normally constitutes 20 से 40% of dry weight of membrane. प्रोटीन जो होते हैं वो 70 से 60% ऑफ ड्राई वेट ऑफ मेम्ब्रेन. जो लिपिड होते हैं 20 से 40% और प्रोटीन्स होते हैं वो 60 से 70%. 20 से 40, 60 से 70%. और जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. जो लिपोप्रोटीन होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेनिंग लिपिड्स, और ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन कंटेनिंग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली. प्रोटीन कंटेनिंग लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स फंक्शन एज लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो फंक्शन एज एंजाइम्स एंड आयन चैनल्स और एंजाइम की तरह. और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फंक्शंस एज receptors for hormones and neurotransmitters. तो जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स की तरह एक्ट कर सकते हैं और आयन चैनल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं. और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स की तरह काम कर सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकते हैं. तो याद कैसे करेंगे हम?
एंजाइम्स, लिपोप्रोटीन, लिपिड है ना इसमें, आयन चैनल और एंजाइम्स आयन चैनल्स की तरह काम कर सकते हैं, आयन चैनल्स की तरह काम कर सकते हैं और एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। और जो अपने ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर सकते हैं। Some proteins are located in the inner surface of the membrane, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। Some are located in the outer surface of the membrane, जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स। While some extend through membrane, जिसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये मेम्ब्रेन है, कुछ अंदर है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ होते हैं बाहर, जो बोलते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के, तो उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सम एक्सटेंड थ्रू द मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स सर्व्स मेनली एज एंजाइम्स, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं उसको वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम्स एक्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। इसको भी शायद हम इंट्रिंसिक में काउंट करेंगे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं वो एंजाइम्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं वो साइटोस्केलेटन बनाएंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सर्विसेज, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो चैनल की तरह एक्ट कर सकते हैं, थ्रू विच आयंस जा सकते हैं, स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जा सकते हैं, कैरियर की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो एक्टिवली या पैसिवली मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं। पंप्स की तरह काम कर सकते हैं, जो एक्टिवली आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड हेयर के आर पार, और रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं। When activated, initiate intracellular reaction. The number of receptors in a cell are not constant, but their number increases and decreases in response to various stimulus, and their properties change with change in physiological conditions. For example, when hormone or neurotransmitter is present in excess, the number of active receptor decreases. जब ज़्यादा ही कोई हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, अब उसको अंदर नहीं ले जाना है बहुत ज़्यादा को, तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे, जिसको कहते हैं डाउन रेगुलेशन। Whereas during their deficiency the number of active receptors increases, इसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। These effects on receptor are of physiological significance in explaining the phenomenon of denervation, hypersensitivity and tolerance to certain drugs. Denervation, hypersensitivity and tolerance to certain drugs। तो हम देख लेते हैं कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो पंप्स की वो काम कर सकते हैं चैनल्स की तरह, कैरियर की तरह, पंप की तरह, रिसेप्टर की तरह। रिसेप्टर में डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन में अगर हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा है तो इनका नंबर, रिसेप्टर्स का नंबर कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। अगर हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम है तो ये अपना नंबर बढ़ा लेंगे, कौन, रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इनकी डिनर्वेशन, हाइपरसेंसिटिविटी और टॉलरेंस लेवल टू ड्रग्स। डिनर्वेशन, हाइपरसेंसिटिविटी और
टॉलरेंस टू ड्रग्स। ड्रग्स अगर ज़्यादा है तो ड्रग्स अगर ज़्यादा है तो रिसेप्टर कम हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसको वो ड्रग लेना पड़ेगा, कुछ भी तो होगा।